हेलो क्लास, गुड इवनिंग। हमने हमारे पूरे सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर डिमांड एनालिसिस ये लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए। और डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये कुछ टॉपिक्स हमने पहले पार्ट में डिमांड एनालिसिस के कवर किए। अभी यहां पर डिमांड एनालिसिस के इस रिवीजन सेशन के सेकेंड पार्ट में आज हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजंस के ऊपर, उसमें बाद में आता हूं, पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस जो है, ये फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये जो सेंटेंस है पहले इसी पे डिस्कशन करता हूं, पहले इसी को समझा कर देता हूं, ठीक है। मुझे बताइए डिमांड यानी क्या? तो आप कहोगे सर डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, बराबर। डिमांड यानी क्या? तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, इन तीनों को मिलकर बनती है डिमांड। फिर और एक बात बताइए, क्या हर एक डिजायर, एवरी डिजायर इज अ डिमांड? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या हर एक मंशा, क्या हर एक इच्छा डिमांड होगी? क्या हर एक डिजायर को हम डिमांड कह सकते हैं क्या? नहीं। हमने लास्ट क्लास में यही देखा कि एवरी डिजायर इज नॉट अ डिमांड, बट फॉर अ डिमांड डिजायर इज एसेंशियल। डिमांड तभी होगी जब डिजायर रहेगी, पर हर एक डिजायर ये डिमांड नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। जब डिजायर को, इच्छा को एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे का सपोर्ट मिलता है, तब जाके वो डिजायर डिमांड बनती है, बराबर। फिर ये जो डिमांड है, ये कौन से फैक्टर्स की वजह से या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। देखिए आज हमें डिस्कशन क्या करना है कि डिमांड ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, जिसकी वजह से या तो मांग यानी डिमांड बढ़ जाएगी या तो डिमांड घट जाएगी। हमें इनके बारे में डिस्कशन करना है। आज हमें यह सीखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, ठीक है। दैट इज फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला फैक्टर प्राइस। किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु की जो प्राइस होती है, अब प्राइस मतलब क्या? तो सरल भाषा में प्राइस मतलब कीमत। ये मोबाइल फोन है मेरे पास, ठीक है, इस मोबाइल फोन की कुछ तो कीमत होगी, कुछ तो प्राइस होगी। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर्स है मेरे पास, इन व्हाइट बोर्ड मार्कर्स का कुछ तो प्राइस, कुछ तो कीमत होगा। हम मार्केट जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, इनकी कुछ तो कीमत होगी, कुछ तो प्राइस होगी। इन कमोडिटीज की प्राइस चेंज होने पर इनके डिमांड पर भी असर पड़ता है, इनकी डिमांड भी चेंज होती है। जब कमोडिटीज, गुड्स, वस्तुओं की कीमत में बदलाव आता है तो कंज्यूमर के बिहेवियर में भी उस कमोडिटी की डिमांड को लेकर बदलाव पाया गया है, चेंज पाया गया है, ऑब्जर्व किया जाता है।
जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसे ज्यादा खरीद लेते हैं, ज्यादा उसकी डिमांड करने लगते हैं। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो हम संभल के खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो प्राइस बढ़ जाने से, कम हो जाने से उस कमोडिटी की डिमांड पर असर पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं? इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में कुछ चेंजेस आएंगे। फिर कैसे चेंजेस आएंगे? तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। एक वस्तु की डिमांड और उसकी कीमत, इन दोनों चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब क्या? अपोजिट रिलेशनशिप। मान लीजिए ये प्राइस है, ये प्राइस का लेवल, और ये वो कमोडिटी की क्वांटिटीज है, ठीक है? जैसे ही प्राइस कम होने लगती है, जैसे ही प्राइस कम होने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है। इसका यह मतलब है कि प्राइस और डिमांड, ये जो दो फैक्टर्स है, प्राइस और डिमांड, इनमें कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके अपोजिट भी, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होने लगती है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहला फैक्टर मिल गया हमें, प्राइस। कमोडिटी की, गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो प्राइस चेंज होने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड पर भी असर पड़ेगा। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सेकेंड फैक्टर है इनकम। मैं उसे एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि यहाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू, ये जो स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, जो नोट्स आपके लिए बनाए हैं, ये आपको लिखने हैं। तो अब एक बात समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम था कि सर हम लिख नहीं पाए समय पे। तो एक काम कीजिए, मैं हर एक स्लाइड में कुछ सेकंड्स का पॉज दूंगा, आप आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है? बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपके पास वो स्लाइड का कंटेंट आ जाएगा, फोटो गैलरी में आपके पास आ जाएगा। फिर आप लेक्चर के बाद क्या कीजिएगा, सारे नोट्स आपके रजिस्टर में लिखकर निकालिएगा। सॉल्यूशन समझ में आ गया? लेक्चर्स के दौरान आप क्या करोगे, एक स्लाइड चेंज करते वक्त मैं कुछ सेकंड्स का पॉज दे दूंगा, आप उस समय स्क्रीनशॉट निकालकर आपके पास रख लीजिए और पूरा लेक्चर हो जाने के बाद आप आपके नोट्स रजिस्टर में लिखकर निकालिएगा, ठीक है? ये सॉल्यूशन समझ में आया सभी को? लेकिन आपको ये स्लाइड्स, हम आपके लिए इतने मेहनत से सारी स्लाइड्स बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं, आप तक पूरा कंटेंट भेज रहे हैं, आपको हर एक पॉइंट समझा कर दे रहे हैं, तो आपको उतना राइटिंग प्रैक्टिस पर जोर रखना है, क्योंकि घर बैठे बैठे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अगर खराब हो गई तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड की एग्जाम तो रिटर्न ही होने वाली है, तो फिर उसके लिए आप घर बैठे बैठे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर जोर दोगे। घर बैठे बैठे आप राइटिंग को अवॉइड नहीं करना है आपने, ठीक है? आपको ये सारी स्लाइड्स लिखकर निकालनी है। पॉइंट समझाए सभी को, ठीक है? अब इनकम, सेकेंड जो फैक्टर है, सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है, जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? इनकम किसकी? तो कंज्यूमर की इनकम। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? पहले कोई एक्स कंज्यूमर था, उसकी इनकम थी 10,000 रुपए महीना, ठीक है? कोई एक्स कंज्यूमर था, उसकी इनकम थी 10,000 रुपए महीना। तो उस 10,000 रुपए की इनकम के अकॉर्डिंगली
उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता होगा। मतलब क्या, उसकी जितनी आय है, उसकी जितनी इनकम है, उसके हिसाब से वो मार्केट में जाकर कमोडिटीज परचेस करता होगा, डिमांड करता होगा, बराबर। अब क्या हुआ, अचानक से उस कंज्यूमर की इनकम में उछाल आ गया, लॉटरी लग गई। अब उछाल आने की वजह से उसकी इनकम 10,000 रुपए से बढ़कर मान लेते हैं 50,000 रुपए महीना हो गई। अब उसके कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, अब उसके खर्च करने के तरीके बदल जाएंगे। अब पहले जो मार्केट में जाकर डिमांड कर रहा था, उस पैटर्न में चेंज आ जाएगा, आएगा ना। अब उसके स्पेंडिंग के लेवल्स चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए पहले जब 10,000 रुपए महीना इनकम थी, तो उस समय कोई छोटे से 1 रूम या 2 रूम वाले रेंटेड प्रीमाइसेस, रेंटेड रूम्स में रहता होगा। लेकिन अब उसकी इनकम 50,000 रुपए महीना हो गई, इनकम बढ़ गई। अब वो 1 या 2 रूम के किराए वाले घर में नहीं रहेगा, अब उसका खर्चे का उसका डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। पहले वो जो चावल या जो घर पे जो क्वांटिटी आ रही होगी, अब उसको स्टोर पूरा साल भर का स्टोर नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन अब वो करेगा वैसा, उसकी डिमांड पर असर पड़ेगा। इनकम बदल जाने से डिमांड पर असर पड़ता है। इसी के विपरीत सोचिए, उल्टा भी सोच के देखिए। जब किसी की इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो उसके डिमांड का लेवल क्या होगा? इमेजिन कीजिए, डिमांड का लेवल मतलब उसकी नेसेसिटीज को लेकर डिमांड, उसके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिमांड, उसकी जो भी डिमांड है वो 1 लाख रुपए की इनकम के अकॉर्डिंग होंगे। बट द मोमेंट 1 लाख रुपए की इनकम कम हो जाए, मान लीजिए 20,000 रुपए महीने पे उसकी इनकम आ गई, कोई संकट आ गया उसके जीवन में, 1 लाख रुपए की इनकम थी, कोई चारा घोटाला किया होगा, उसकी इनकम में डिमोशन हो गया, उसका निकाल दिया उसको नौकरी से, दूसरी नौकरी मिली, 20,000 रुपए महीना इनकम है। अब उसकी इनकम कम होने की वजह से पहले जो वो डिमांड कर रहा था, पहले जो उसके कंजम्पशन का पैटर्न था, अब वो वैसा ही रहेगा क्या? इनकम कम हो गई तो उसको उसके खर्चे भी तो कम करने पड़ेंगे, मतलब उसकी डिमांड पे ऑटोमेटिकली असर पड़ जाएगा। तो विद अ चेंज इन इनकम, डिमांड ऑल्सो चेंजेस। या हम कह सकते हैं कि इनकम इज अ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। इट इज अ फैक्टर, इनकम इज अ फैक्टर which changes demand, which affects demand। देखिए वहां पर एक्सप्लेनेशन हमने क्या लिखा है, एक बार रीड करते हैं। when income of the consumer increases, demand also increases and vice versa। demand mainly depends on disposable income of the consumer। वैसे तो 11th में हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाता हूं। वेट, disposable income is equal to personal income minus direct taxes। A higher tax reduces disposable income, thus reducing demand for goods। What is a disposable income? Disposable income is whatever income left after payment of direct taxes। Direct taxes, for example, income tax। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ क्लास में, एक बार फिर से आपके साथ मैंने शायद पहले भी किया होगा, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति? फर्ज करो यार, तुम बैठे हो उस हॉट सीट पर, तुमने सारे 14-15 सवालों के जवाब दे दिए, अमिताभ बच्चन एकदम उठता है, वाह वाह वाह, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, आप करोड़पति बन गए। उस मोमेंट पर जो खुशी होती है ना, एकदम जबरदस्त। मतलब हम टीवी पे देखते हैं कि सामने वाला जवाब दे रहा है, हमको कितनी खुशी हो रही है, उसने पूरे सवालों के जवाब दे दिए, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता होगा। करोड़पति बन जाता है वो, 1 करोड़ रुपए सारे सवालों के जवाब देने पर मिल जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों के लिए। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, अमिताभ बच्चन ने जो चेक उसको 1 करोड़ का दिया था वापस ले लिया जाता है। ये सच्चाई समझा रहा हूं सर, 1 करोड़ तो वो जीता था ना, 1 करोड़ उसको हाथ में नहीं मिलता, वहां टीडीएस काटा जाता है।
टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे इंडिया में 30% टैक्स है, 10 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स का रेट है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ही 1 करोड़ का जैकपॉट उसको लगा, उसमें से 30% तो उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना है। अब 1 करोड़ रुपए का 30%, 30% मतलब 30 लाख रुपया तो सरकार के पास डायरेक्टली चला जाएगा। हाथ में कितना आएगा? 70 लाख ही आएगा ना। मतलब जो इनकम वो एंजॉय कर सकता है वो क्या 1 करोड़ है? नहीं, 1 करोड़ तो हाथ में ही नहीं आ रहा है। 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए तो सरकार को डायरेक्ट टैक्स जा रहा है। तो हमारे हाथ में कितने बचे? 70 लाख रुपए। तो 70 लाख रुपीस ये डिस्पोजेबल इनकम है। 70 लाख से कौन सी इनकम है? डिस्पोजेबल इनकम है। वो पर्सन सिर्फ 70 लाख ही एंजॉय कर सकता है। भले ही वो जीता 1 करोड़ रुपए, बट वो 1 करोड़ उसकी पर्सनल इनकम है जिस पे सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाती है, और हाथ में आपके 70 लाख रुपए जो आ रहे हैं वो 70 लाख आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। अब मान लीजिए अगला सीजन आया केवीसी का, और अगले सीजन में टैक्स के रेट गिर गए। अब 30% के बजाय 10% टैक्स लगता है। हो गया चमत्कार अपने देश में ऐसा। अब 1 करोड़ पे 10% यानी 10 लाख रुपए टैक्स लगेगा, तो 90 लाख रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम 90 लाख रुपए कहलाई जाएगी। तो उसके खर्चे, उसकी डिमांड का लेवल उस 90 लाख के अकॉर्डिंग रहेगा ना। पहले सीजन में तो सिर्फ 70 लाख हाथ में आ रहे थे, लेकिन अब 90 लाख रुपए हाथ में आ रहे हैं। इनकम का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस कंज्यूमर के कंजम्पशन का भी लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझा है? एट प्रेजेंट जो पूरे आप वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए। कारण क्या है? सर, लोगों की इनकम ही नहीं है। इनकम ही नहीं है तो डिमांड कैसे होगी? इनकम कम, डिमांड भी कम। इनकम बढ़ा दो भाई, डिमांड भी बढ़ जाएगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस दिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, बस शॉर्ट में आपको एक मेरा ओपिनियन समझा रहा हूं। बहुत सारे जो पैकेजेस गवर्नमेंट ने समझाए, उसमें गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड को एक्सप्लेन किया, लोन देंगे, सब देंगे, लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रपोजल शायद आने का है, बन रहा होगा, पता नहीं। लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो वो मार्केट में डिमांड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो अब देखो, 2 पॉइंट हमने कवर किए। नंबर 1 इज प्राइस एंड नंबर 2 इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन दोनों की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, इसलिए दोनों को भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा गया है। ठीक है, प्राइस, इनकम। देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज पॉपुलेशन। किसी एरिया में, नए एरिया में, कोई न्यू एरिया है, डेवलपिंग एरिया है, तो वहां की पॉपुलेशन का लेवल इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब क्या? लोग धीरे धीरे वहां पर बढ़ते जाते हैं। जहां लोग रहेंगे वहां उनकी जरूरतें रहेगी, बेसिक नेसेसिटीज रहेगी। तो बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड ये लोगों पर निर्भर करेगी ही करेगी। आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो जितना भी अपने आसपास का ये परिसर है, मनीष नगर ये हो गया, हुड़केश्वर हो गया, दिघोरी साइड का एरिया हो गया, ये नागपुर के साउथ नागपुर के इस साइड का जो एरिया है, यहां पर पॉपुलेशन का जो पहले लेवल था वो कम था। पॉपुलेशन के कम होने की वजह से जो बेसिक नेसेसिटीज है उनकी डिमांड भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का
वॉल्यूम बढ़ते गया, बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जा रही है। इन एरियाज में डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो पॉपुलेशन का क्या नंबर है, मतलब कंज्यूमर्स कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया, एक रीजन में, उस पर भी निर्भर करती है डिमांड। पॉपुलेशन किसी एरिया की घट गई तो अपने आप डिमांड भी घट जाएगी, बट किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई तो उस एरिया में डिमांड भी बढ़ जाएगी। पहले 10 ही फैमिलीज रहती थी तो इक्का दुक्का एडमिशन मिलती होगी स्कूल कॉलेजेस वालों, लेकिन पॉपुलेशन 1000, 2000, 4000 फैमिलीज पे चले गई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ने लगे, तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। पहले किराने की दुकान वालों का सेल कम होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लेकिन द मोमेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो किराने की दुकान वालों का सेल भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल शॉप वाले हैं, इनके पास भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट प्राइस। बताओ प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम डिमांड कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को लेकर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अ राइज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे कंज्यूम। एग्जाम्पल पेट्रोल, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े लत्ते एक्सेट्रा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। When the consumers are habituated to a particular product, the demand continues to increase. Example, liquor, tobacco, etc. Similarly, development of taste for a particular brand increases the demand. Example, Coca-Cola. मैं इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं मेरे ही घर की बात बताता हूँ आपको, आपके घर का भी एग्जाम्पल समझ में आएगा। पहले जब मतलब मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ, मैं रोज सुबह शाम एक मग दूध पीता था बढ़िया से, बूस्ट डालकर। बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ठीक है, लेकिन वो एक मग जो मिल्क का कंजम्पशन था, रोज सुबह एक मग और रोज शाम में स्कूल से आने के बाद एक मग, ऐसे दिन में 2 मग मिल्क कंजम्पशन में रोज करता ही करता था। हमारे घर में 4-5 जो लोग थे तो 1.5 लीटर दूध रोज डिमांड किया जाता था। मेरे फादर रोज सुबह मुझे उठाते थे, जाकर 1.5 लीटर दूध लेकर पैसे देते थे। तो मैं रोज डेयरी से, हमारी फैमिली का जो मिल्क का डिमांड था वो 1.5 लीटर पर डे का डिमांड था। कब? जब मैं छोटा था, जब बचपन में, उस समय मैं घर पर रोज स्कूल में जाने से मतलब सुबह उठते बराबर और स्कूल से आते बराबर एक मग मिल्क कंज्यूम करता था। वो मेरी आदत थी। अब सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, क्लासेस में आ जाता हूँ, शाम में रात में 8-9 बज जाते हैं, वापस जाते जाते 9, 9:30 बजे करीब घर पहुंचता हूँ। सुबह में आज भी एक पूरा मग मिल्क का कंज्यूम करता हूं, उतनी तो डिमांड है, लेकिन शाम के दूध की आदत बदल गई। अब कंजम्पशन का लेवल कम हो गया, डिमांड कम हो गई। अब 1 लीटर दूध में भी बात बन जाती है। तो आज हमारे घर में बिकॉज ऑफ चेंज इन हैबिट मिल्क के कंजम्पशन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। मिल्क को लेकर डिमांड हमारी क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज ऑफ चेंज इन हैबिट। पहले ऐसे घर पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। मेरे बड़े भैया को इसी साल
जनवरी मंथ में लड़का हुआ, उस दिन से वापस से मिल्क का कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेफरेंसेस बढ़ गए, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी चेंज हो गई। टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस मतलब समझ में आया आपको, प्रायोरिटीज आपकी बदल जाती है तो आपका डिमांड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। यस, देखिए पिछले स्लाइड में हमने 4 पॉइंट्स कवर किए। प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज पॉपुलेशन, एंड फोर्थ वन क्या था, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, मतलब या तो डिमांड बढ़ जाती है या तो डिमांड घट जाती है, कम हो जाती है। फिफ्थ इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? तो इसमें 2 पॉइंट्स है। नंबर 1 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड नंबर 2 प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 2 पॉइंट्स है। ठीक है, मेन जो हमारा डिस्कशन है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऐसे वस्तुओं की कीमत जो वस्तुएं किसी से रिलेटेड है। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट्स। एग्जाम्पल, यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए कि राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में इंक्रीज एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट्स। In modern times, fierce competition, that is tough competition, has forced many sellers to penetrate the market by offering low price of their goods. Example, rise in price of X, that is Santro, increases the demand for Y, that is Wagon R. इन्होंने कार का एग्जाम्पल वहां लिखा है, मैं आपको और अलग एग्जाम्पल्स देता हूं। सैमसंग मोबाइल और Xiaomi मोबाइल्स एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देन टी, कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। कहीं आप बाहर गांव जाते हो, कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हो, कोई ढाबे पे, कोई रेस्टोरेंट पे आपने गाड़ी रोक दी, तो वहां आपको कंजम्पशन तो वैसे करना था चाय का, लेकिन चाय अवेलेबल नहीं है, आप कॉफी से काम चला लेते हो। सब्स्टिट्यूट्स, जो गुड्स एक दूसरे की जगह ले ले। पेप्सी एंड कोक एक जैसे ही है, एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस, अगर फॉर एग्जांपल थम्स अप की प्राइस चेंज हो गई तो उसका असर कोका कोला की डिमांड पर पड़ेगा। Xiaomi मोबाइल्स का प्राइस कम आया तो उसका इफेक्ट ये सैमसंग मोबाइल्स पर गया। नोकिया वाले का भी ले लीजिए, नोकिया वाले का रिप्लेसमेंट आ गया, अदर कंपनीज के मोबाइल जो आए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से रिप्लेसमेंट आ गया, सब्स्टिट्यूट से डिमांड पर असर पड़ गया, नोकिया वाला डूब गया। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या? गुड्स विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। What does it mean? मैं उसको हिंदी में प्यार से कहता हूं कि तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। ऐसे वाले जो गुड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं वाले गुड्स। मतलब कौन से? जैसे ये पेन है, ये बिना इंक के काम नहीं करता, पेन के बिना इंक नहीं, इंक के बिना पेन नहीं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले गुड्स हैं, सपोर्टिव गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कौन से गुड्स? सपोर्टिव गुड्स। पेन और इंक, इंक की प्राइस अगर बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो उसका असर पेन की डिमांड पर पड़ेगा। लाइकवाइज
पेन की प्राइस में चेंज आ गया तो इंक की डिमांड पर असर पड़ेगा। दे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। टी एंड टी पाउडर, चाय और चाय पत्ती, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बिना चाय पत्ती के चाय बन सकती है क्या? नहीं ना सर, बिना चाय पत्ती के चाय कैसे बनेगी? चाय में जब तक चाय पत्ती डालोगे ही नहीं तो चाय तो बनेगी ही नहीं। फिर अगर चाय पत्ती ही महंगी हो गई, कॉस्टली हो गई, तो चाय भी महंगी बनेगी। अब चाय महंगी बन जाएगी तो फिर तो डिमांड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ टी पाउडर, डिमांड ऑफ टी गेट्स अफेक्टेड। जब चाय पत्ती की प्राइस में चेंज आता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि चाय की डिमांड पर उसका असर पड़ता है। पॉइंट समझा है? ये हो गए हमारे पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लेकर, ठीक है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन द सोसाइटी इज uneven, the demand for various goods and services reduces. Similarly, an uneven distribution of income increases the demand. Uneven मतलब क्या? किसी के पास ज्यादा इनकम आ जाना, किसी के पास कम इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस पर भी डिमांड डिपेंड करेगी, उससे भी डिमांड अफेक्ट होगी। 7th is expectations. When consumers expect a rise in price of a thing, when we expect, अब ये देखिए जो लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था, शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ कर बताए कि कोई चिंता मत करो, कहीं कुछ खत्म नहीं होने वाला, इंडिया के पास बहुत सारा स्टॉक है, आपको आपका किराना बराबर मिलते रहेगा। लेकिन क्या हुआ? हम तो भैया हम तो सुनने से रहे, हमको तो एक बार में समझ भी नहीं आती बात। सब लोग रिस्ट्रिक्शंस छोड़कर किराने की दुकानों में और सब जगह लंबी लंबी लाइनें लगाते बैठे कि अगले दिन से या रात को 12 बजे से लॉकडाउन है। उसका असर ये हुआ, लोगों ने क्या किया? ओवर बाइंग कर दी। मैं टीवी चैनलों पर देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था, लोगों के यहाँ पे लोगों ने वीडियो बना के शेयर किए, पूरे घर में किराना ही किराना भर के रख दिया, इतना सारा हार्पिक लेके रख दिया सर, जैसे पता नहीं सिर्फ कोविड-19 में सिर्फ टॉयलेट वॉशरूम में साफ करते बैठने वाले हैं। खाने की सामग्री गेहूं चावल से लेके इतना ज्यादा स्टॉक कर दिया कि उसकी वजह से आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में प्राइसेस ज्यादा है। प्राइसेस ज्यादा होने का कारण स्टूडेंट थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि मार्केट में जो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी उसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोगों ने बहुत सारी चीजें होल्ड कर दी। जो चीज आज मतलब होल्डिंग हम करते थे कि दुकानदार लोग करते हैं, वो आज लोगों ने कर दी। उसकी वजह से सप्लाई रुक गया और डिमांड जैसी की वैसी ही रही, होल्ड करके उसको वैसे ही रख दिया और फिर भी दुकानों से बाइंग चालू रही थोड़ी और बोलते हैं कि भाई महंगा हो गया। ऐसा होता है। कहने का मतलब जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब वो ऐलान आया कि भाई ये सब चीजें अभी लॉकडाउन हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस बढ़ेगी। वो पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर एक्सपेक्टेशन है, ऐसी न्यूज उड़ी कि पेट्रोल ही खत्म होने वाला है। ये लोग लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े थे पेट्रोल पंप के बाहर। 2004 जिनके पास कार थी उन्होंने 4-5 हजार रुपए का पेट्रोल कार में डाल दिया। उसका असर क्या हुआ? कुछ नहीं। आगे कोई प्राइस बढ़ी, उल्टा भी तो प्राइस घट गई, पेट्रोल के दाम तो गिर गए। बट हमने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइस राइज होगी और इस पेट्रोल नहीं मिलेगा बोले, इस वजह से लोगों ने क्या कर लिया, आज ही एक्स्ट्रा उसकी परचेसिंग, उसकी आज एक्स्ट्रा डिमांड बना ली। वास्तविकता में प्राइस राइज नहीं हुई। आज इंटरनेशनल मार्केट में भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है। हमारे पास आने तक के पेट्रोल उतने ही प्राइस का क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पेट्रोल
पे लगने वाला जो टैक्स है, वैट है, बस वही एक कमाई है। समझो कंसेप्ट, ठीक है। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स बढ़ाकर बैठी है, बट एक्चुअल में पेट्रोल के दाम बहुत घट गए हैं, कम हो गए हैं। पॉइंट समझा है? उस समय जब नया लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन था, उस समय क्या न्यूज उड़ी कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, पेट्रोल ही नहीं बचेगा मार्केट में। और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने एकदम से डिमांड बढ़ा दी। तब तो 80 रुपए लीटर था, झूठ क्यों बोलूं, मैं भी था उस कतार में खड़ा, मैं भी गया था अपनी कार लेके, 80 रुपए लीटर पेट्रोल डाल के बैठा। तब से चल ही रहा है, तब से चल ही रहा है, एक बार टैंक फुल करा गई तब से चल रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि यार प्राइस तो बढ़ने के बजाय घट गई। अब पेट्रोल खरीदता तो सस्ता पड़ता था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एंटीसिपेशन, जब हम एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है, तो उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड अफेक्ट होती है। ठीक है, मैं एक मिनट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसे लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है, नंबर 8, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट ये मेरा फेवरेट इसलिए, गुड्स एंड फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर टू क्रिएट न्यू डिमांड। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से नई डिमांड क्रिएट होती है। एडवर्टीजमेंट, आपको पता है एडवर्टीजमेंट एक्चुअल में क्या मतलब है? एडवर्टीजमेंट क्यों, क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट? सब लोग सोचते हो कि एडवर्टीजमेंट जनरली सेल बढ़ाने के लिए किया जाता है, वैसा नहीं है एक्चुअल। एडवर्टीजमेंट ये बेसिकली कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए किया जाता है, उसे ये बताने के लिए कि हम भी मार्केट में अवेलेबल है, ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दैट इज एडवर्टीजमेंट। और उस एडवर्टीजमेंट की वजह से नई डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, हम टीवी पे ऐड देखते हैं, हमको समझ में आता है कि हाँ यार ये नया प्रोडक्ट है। आजकल वो सैनिटाइजर्स का ऐड आना चालू हो गया, लाइफ बॉय का सैनिटाइजर का ऐड आया था, तो उस दिन वो लेकर आ गया। नहीं तो अब तक के तो वो नीले कलर वाला ही सैनिटाइजर चल रहा था। लेकिन एडवर्टीजमेंट, इट क्रिएट्स न्यू डिमांड। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स न्यू डिमांड। इट ऑल्सो इंक्रीजेस एग्जिस्टिंग डिमांड। एग्जाम्पल, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स, जब इन सब चीज़ों की एडवर्टीजमेंट चलती है तो कंज्यूमर के भीतर उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एडवर्टीजमेंट अफेक्ट्स डिमांड। टोटल 8 पॉइंट हो गए। 9th इज टैक्सेशन पॉलिसी। सरकार की टैक्स की नीति, टैक्स की पॉलिसी अगर चेंज होगी तो उसका असर डिमांड पर भी पड़ेगा। गवर्नमेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी अफेक्ट्स डिमांड। फेवरेबल टैक्स पॉलिसी इंक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम। सरकार ने अगर टैक्स के रेट घटा दिए, कम कर दिए, तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। फिर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, अगेन डिमांड बढ़ जाएगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी पर भी निर्भर करती है डिमांड। टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस आएंगे तो डिमांड भी चेंज होगी। फिर कुछ अदर फैक्टर्स है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब सेक्स कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, ऐसे कुछ अलग अलग बाइफर्केशन है। पहले उन्होंने एज कंपोजिशन समझाया है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है। भाई बच्चे बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन है कि सारे 60+ पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके ऊपर भी निर्भर करती है डिमांड। अगर 16 इयर्स बिलो पॉपुलेशन है तो उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो कमोडिटीज है, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगी। पॉपुलेशन अगर 60+ से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में डिमांड रहेगी। डिमांड डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का
स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, मेल फीमेल वहां पर उन्होंने किया है सेक्स कंपोजिशन। मेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड रहेगी, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड रहेगी। एक एग्जांपल समझाता हूं। फर्ज करो, इमेजिन करो, एक बॉयज हॉस्टल है और नीचे में कुछ शॉप्स है, उसमें से एक डेली नीड्स की शॉप है, किराना विराना सब रखता है। बॉयज हॉस्टल ऊपर है, तो ऊपर बॉयज हॉस्टल है तो उस डेली नीड्स की शॉप में, उस किराने की शॉप में फेयर एंड लवली बिकेगा कि फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव बिकेगा? फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव बिकेगा। पर यदि वो बॉयज हॉस्टल का नाम आपने चेंज कर बाहर सब बॉयज को निकाल दिया और गर्ल्स हॉस्टल, अब आप गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हो, अब वहां पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो गर्ल्स की पॉपुलेशन है, अब नीचे का दुकानदार फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव नहीं बेचेगा, वो फेयर एंड लवली बेचेगा, क्योंकि डिमांड चेंज होगी ना अकॉर्डिंग टू चेंज इन पॉपुलेशन। बिंदी टिकली वाली दुकान, वो दुकान में बिंदी टिकली की भी डिमांड आएगी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी चेंज होगी। पॉइंट समझा है? तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, उसमें दो चीजें हैं, एज कंपोजिशन एंड सेकेंड इज सेक्स कंपोजिशन। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स की नंबर ऑफ फीमेल्स, उस पर भी निर्भर करती है डिमांड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, और कुछ पॉइंट्स है। 11th इज फैशन। फैशन, ट्रेंड बोलते ना, ट्रेंडी है कोई चीज है, फैशन बदल जाएगी तो डिमांड भी बदल जाएगी। एक समय था कि ट्राउजर्स, कॉटन पैंट का एक फैशन था, ट्रेंड था, बेल बॉटम वगैरह, चेंज हो गया, जीन्स आ गई। अब जीन्स आने की वजह से वो जो ट्राउजर्स थे, वो जो कॉटन पैंट्स थे, इनकी डिमांड कम हो गई और जीन्स पैंट का डिमांड बढ़ गया। फैशन चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, विद द चेंज इन फैशन डिमांड ऑल्सो चेंजेस। देन क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज अगर प्रॉपर रहेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। आज एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस लाए हैं, इकोनॉमिक पैकेजेस जो लाए हैं, उसमें उन्होंने कोशिश तो यही की है कि क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रांग हो। मतलब थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीजें साइकिल में आएगी। उनका ऑब्जेक्ट समझिए, उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश की है ताकि डिमांड बढ़े। तो बिकॉज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी पुअर हो जाएगी, उधार मिलना आसान नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे। मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास बजाज पल्सर है। मेरे फादर ने कंडीशन रखी थी कि बेटा तो 12th में अच्छे परसेंटेज लाएगा ना तो तेरे को गाड़ी लेके दूंगा, पर उन्हें ये नहीं बोला था कि गाड़ी कौन सी लेके देंगे। अब उस समय पल्सर और सीबीसी बस दो ही गाड़ियां चलती थी। हम अच्छे परसेंट तो ला लिए, लेकिन बोला गाड़ी का क्या, मतलब तुमने प्रॉमिस किया गाड़ी तो होना, तो तुम बोले परसेंटेज लाने के लिए ला लिया, अब तो गाड़ी होना। फिर मैं एक दिन बजाज के शोरूम में गया। अब शोरूम में गया तो उस समय की बात है, वो बजाज पल्सर कुछ 55-60,000 रुपीज की थी और वो हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। 50-60 हज़ार रुपए की चीज़ खरीदने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना ज़रूरी था, उस समय की बात थी। मैं वो कोटेशन देखा, उसमें बोला यार तो 60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। मेरे को ही शर्म आ गई, बोला यार ऐसे कैसे करेंगे। फिर मैं वो कोटेशन लेके अपना छोटा सा अमाउंट लेके घर पे जाके विचार करते हुए बैठा, बोला अब कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई तो स्कीम होगी, कुछ तो जुगाड़ होगा। बोला ये तो बहुत महंगी है गाड़ी, तो लेके मिलने से रही। फिर भी मैंने हिम्मत लगाई और पापा ये देखो थोड़ा गाड़ी का कोटेशन लाया। पागल है क्या, बोले इतनी महंगी गाड़ी, दूसरी गाड़ी क्यों नहीं ले सकता। ठीक है बोला, समझ गया, शांत हो गया। फिर ना मैं वो वैसे ही कोटेशन लेकर वो अरुण बजाज में गया।
पटनी में गया था शायद। फिर मैंने वहाँ दिखाया, बोला यार ये इतनी महंगी गाड़ी बेचना पड़ता है कि, जैसे मेरे को पापा ने बोला, वैसे ही बोल दिया उसको थोड़ा सा और घुमा के, बोला इतनी महंगी गाड़ी बेचते हैं, 60,000 की गाड़ी कैसे खरीदेंगे एक साथ। तो फिर ना बाजू में बजाज फाइनेंस वाले बैठे थे, वो तो राह ही देख रहे थे मेरी। उन्होंने पैर से बैठाया, पानी वानी पिलाया, बोले आपको 60,000 तो देने ही नहीं है। बोला अच्छा हाँ, आपको तो 60,000 देने ही नहीं है, आपको तो सिर्फ 10,000 देने हैं। बोला अच्छा 10,000 देने हैं? हाँ, बाकी के 50,000 नहीं देने? नहीं 50,000 बाकी के देने हैं, लेकिन आसान किस्तों में देने हैं, 3,000 रुपये महीना करके देने हैं। बोला अच्छा। बस मैंने वैसे ही कोटेशन उठाया, वैसी स्कीम उठाई और सीधा मेरे फादर के पास। बोला 60,000 तो देने ही नहीं है। तो बोले अच्छा गाड़ी ऐसी मिल जाएगी? बोला 10,000 देने। क्या बात कर रहे हो, 10,000 में गाड़ी मिल जाएगी? नहीं बाकी आसान किस्तों में देने हैं। लेकिन बात थोड़ी सी अनबन के बीच में बात बन गई, और क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से जो डिमांड हम नहीं कर पा रहे थे, जो विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे कमजोर थी, वो बिकॉज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग हुई। और उसकी वजह से जो इच्छा थी, जो डिजायर थी, उसे सपोर्ट मिला और वो डिमांड में कन्वर्ट हो गई। सो क्रेडिट फैसिलिटी से भी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। समझा है क्या? अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी ना होती तो हमारे पास बजाज पल्सर ना होती, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जनरल स्टैंडर्ड। ये कुछ जनरल 3 पॉइंट्स है, मैं शॉर्ट में समझाता हूं, समय हमारे पास थोड़ा कम है। जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ेगा घटेगा तो उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है, उसकी वजह से भी डिमांड चेंज होती है। अर्जेंसी, कोई बीमार पड़ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, तो अचानक से उसको उसकी डिमांड आ जाती है। जब तक आप बीमार नहीं हो तब तक क्या आपको मेडिसिन का डिमांड नहीं है। तो अर्जेंसी क्या है, उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। एंड चेंजेस इन नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस, अभी वेस्ट बंगाल में वो अम्फान, क्या तूफान का नाम है, अम्फान तूफान जो भी कुछ है, वो आने की वजह से नेचुरल कंडीशंस कैसे हो गए, नॉर्मल रहे कि एडवर्स हो गए? एडवर्स हो गए। एडवर्स होने की वजह से वहां की डिमांड का पैटर्न भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लग्जरीज की डिमांड अपने आप कम हो गई, घट गई, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस ही अपने आप क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसका असर डिमांड पर पड़ा। ठीक है क्लास। अब इसके अलावा ये तो हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। हाँ, आपको एक मिनट, आपको ये लिखना था, ठीक है। अब किसी का रह गया होगा स्क्रीनशॉट लेने का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट इस पे जाता हूं। अब देखिए क्लास, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। यहां पर क्या बोला है, ड्रॉ ए डिमांड कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये जो इंफॉर्मेशन यहां गिवन है, प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी और क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, ये जो शेड्यूल दिया है इसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये जो कर्व है ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब कोई एक्स कमोडिटी की प्राइस है 10 रुपीज, तो उसकी डिमांड है 1 kg। लाइकवाइज प्राइस 8 रुपीज हो गई तो डिमांड हो गई 2 kg। ये पूरा शेड्यूल बनाकर दिया है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। देखिए ये 0 जो है, यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा है 0, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 4 5, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपको लिखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, नोट कर लो। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक्स एक्सिस यहां पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। वाई एक्सिस यहां पर क्या लिखोगे, प्राइस, ठीक है। यहां पर जो हमने स्लाइड दी है इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको ये ड्रॉ करना है और लिखना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, वाई एक्सिस पे क्या कंसिडर किया गया है, प्राइस, ठीक है।
और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, या क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो शेड्यूल है इसका ये टेबल बन गया है। आपको इस शेड्यूल का टेबल ये जगह आपके लिए रखी है, यहां पे बनाओगे, ठीक है। इसको भी क्लिक कर लो। अब जो शेड्यूल और डायग्राम हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, उसमें हमने एक बात ऑब्जर्व की है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। अभी मेरे पास समय काफी कम है इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो इस चीज पर रहेगा, रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ डाउट्स और क्वेरीज भी आई थी मुझे बीच में लॉकडाउन के समय, वो भी मैं स्पेशली फोकस देकर उसको कवर करूंगा, लेकिन अभी हमारे पास आज समय कम है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।